हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की मांग की गई है। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है। ऐसे आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। तो जाहिर तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, यानी अब ये जो हाथरस हादसे का पूरा मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये कल घटना हुई, इस पूरे हादसे के बाद लगातार सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है, उस मैकेनिज्म पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये बाबा अंध आस्था के नाम पर ये पूरा जो मजमा जुटाते हैं और लोगों को मौत के कगार पर ले जाके खड़ा कर देते हैं। सरकार, सिस्टम और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये अपने आप में दिखाता है कि ये बाबा कितना, मतलब आप समझिए कि कितना गंभीर होगा कि जिसके इतने अनुयायी मर गए, इतने लोग जिनकी हालत खराब हुई, इतने लोगों का नुकसान जान का हुआ, उसके बावजूद इस बाबा का ना तो कोई बयान आता है, ना कोई वीडियो आता है, ना कोई प्रतिक्रिया आती है और ये बाबा खुद भागा भागा फिर रहा है। अनुयायी तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा ने खुद मंच से कहा कि जब मैं जाऊं तो मेरे चरणों की धूल ले जाना और जो भी बीमार हो, जो भी जिसको कोई कष्ट हो, उसके माथे पे लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। हजारों की संख्या में वहां लोग थे बाबा के चरण छूने के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहां पे लोग गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। और तभी भगदड़ हुई और उस भगदड़ का नतीजा हमारे सामने है। सवाल यही कि उसके बावजूद भी आखिर इस बाबा को अब भी बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर दर्ज होती है लेकिन बाबा का नाम उस एफआईआर में नहीं होता। अब भले ही शिकंजा कसा जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब भी इस बाबा को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? क्यों आखिर अब तक इस बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि पहला मामला नहीं है, इस बाबा पे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। सवाल यही कि आखिर सिस्टम जिसने अनुमति दी, क्या ये जाके देखा था कि अगर आपने 80,000 लोगों की अनुमति दी है तो वहां की व्यवस्थाएं क्या है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी क्या है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी करनी होगी? 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, प्रशासन आंखें बंद करके बैठा रहता है। सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पे भी है। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पूरी घटना का, हम लोगों ने न्यूज ऑन इंडिया ने पल पल का अपडेट दर्शकों को दिखाया, तमाम अव्यवस्थाओं की पोल खोली। वहां जिलाधिकारी का एक बयान बेहद ही आप ये कहिए कि असंवेदनशील बयान था। जो उस समय उन्होंने कहा कि हमने तो आयोजकों को इस शर्त पर अनुमति दी थी कि इसकी सारी व्यवस्था आप उठाएंगे। 80,000 लोगों की अनुमति दी जाती है, 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, 40 पुलिस वाले सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं, एसडीएम और सीओ के हवाले जो है उस पूरे सत्संग को छोड़ दिया जाता है। क्या ये जो है प्रशासनिक खामी नहीं है? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने परमिशन दी और उसमें 80,000 लोगों की आपने अनुमति दी, तो क्या वहां पे जाके आपने सबसे पहले देखा कि भाई कितनी जगह है, कितने लोग आएंगे, वहां पे डॉक्टर्स कैसे रहेंगे, मेडिकल फैसिलिटी क्या रहेगी, गर्मी इतनी है, क्या इंतजाम रहेंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? 2.5 लाख लोग वहां आ जाते हैं, आपने इजाजत 80,000 की दी, क्या वहां पे जाने की कोशिश की, देखने की कोशिश की? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि जाम की स्थिति थी, ट्रैफिक था, हर तरफ लोग ही लोग थे, हाईवे तक जाम था और ये जो भगदड़ मची उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गुनहगार या जिम्मेदार आप कह सकते हैं तो वो जिला प्रशासन था, जिलाधिकारी थे और वो पुलिस अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पे व्यवस्थाओं को देखना, वहां की सुरक्षा को पुख्ता करना। सब कुछ जो सेवादार थे उनके भरोसे छोड़ दिया, बाबा के भरोसे छोड़ दिया, सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। नतीजा हमारे सामने है, लोगों की जान गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद न्यूज वन इंडिया 78 उन आयोजकों के नाम दिखा रहा है, एक के बाद एक हम लोग तमाम आयोजकों के नाम दिखा रहे हैं। हमारे पास नाम है, आम जनमानस में वो नाम है। फिर पुलिस की एफआईआर में जो एसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, उस एफआईआर, ये देखिए न्यूज वन इंडिया लगातार वो एक एक नाम दिखा रहा है कि वो 78 नाम जो आयोजक थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को जो है एक तरह से जो आयोजित किया था। तब भला पुलिस को ये नाम क्यों नहीं दिखाई देते? इन सब का नामनेट क्यों नहीं किया गया? एफआईआर को क्या जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की गई है कि बाद में जिसका नाम चाहेंगे जोड़ लेंगे, जिसका नाम चाहेंगे जो है हटा दिया जाएगा जो है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही वजह है कि भाई जब सब कुछ सामने है उसके बावजूद आप नाम दर्ज नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो बाबा है और उस बाबा का ही नाम उस एफआईआर में नहीं है। तो यहां पर समझा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश किसी को कर रही है। तो रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रूपा जी,
ये जो कल का हादसा हुआ हाथरस में, जो हाहाकार जिससे पूरे देश में मच गई, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि एक बाबा जो अनुयायियों को बुलाता है, हजारों लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक हादसा होता है, बाबा की चुप्पी रहती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी उन सारे श्रद्धालुओं को जो मृतक हुए। और कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हमेशा से ऐसी रही, और ये हमेशा से देखा गया है कि जितनी की परमिशन दी जाती है उससे कई गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और ऐसे भगदड़ में दर्दनाक मौतों के बहुत से ऐसे हादसे आए हैं, और उनमें जब पड़ताल होती है तो पाया जाता है कहीं ना कहीं से फेलियर जो है सिस्टम का ही निकल कर आता है। बाकी जनमानस की बात अगर जहां देखी जाए तो देखिए, सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की, मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं पाई गई हैं, कुछ बच्चे हैं और शायद एक पुरुष की कहीं अभी बात बताई जा रही है। लेकिन सर्वाधिक महिलाएं थीं। तो मुझे लगता है कि ये जो धर्म के नाम पर बाबा, किसी भी धर्म के में देख लीजिए, कोई बाबा है या मौलवी है, ये अंधविश्वास जो है इसके चलते वहां पर इकट्ठे होते हैं। और ये पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा का कुछ अभाव है क्या कि आज भी महिलाएं बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है? ठीक है रूपा जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। मंत्री असीम अरुण कुछ कह रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं, मैं आपके पास लौटता हूं। कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जांच में थोड़ा सा समय लगता है। वो जांच शुरू हो गई है और अभी पहले 24 घंटे हमारी चुनौती ये है कि हम घायलों को सही उपचार दिला पाएं, जो हमने दिला दिया है। मृतकों को के परिवारों को सांत्वना दें, उनके घर तक सरकारी व्यय पे अंत्येष्टि का प्रबंध करें। और 19 अभी ऐसी बॉडीज हैं जिनको हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले 4-5 घंटे में हम लोग शिनाख्त कर लेंगे। एक लंबा अनुभव रहा है आपका प्रशासनिक का, प्रशासनिक गलती आपको लग रही, कहाँ चूक दिख रही? क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के आने का इंतजाम था, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे, कुछ महिला की सुरक्षा रहती, वो भी बुरी तरह से घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जो पुलिसकर्मी, विशेषकर हमारी महिलाएं, उन्होंने बहादुरी से के साथ इस गंभीर घटना से निपटने का प्रयास किया। उनमें से कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं, उनके इलाज की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। कोई गंभीर ऐसी बात उसमें नहीं है, लेकिन ये आपकी बात सही है और इसीलिए एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है जो इसका परीक्षण कर रही है कि कौन सी एजेंसी, कौन से आयोजक इस घटना के लिए दोषी हैं। दोषी तो कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि बहुत गंभीर घटना हुई है। कौन है, कितना दंड मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसके ऊपर जांच आख्या मांगी है। मुझे आशा है कि आज ये जांच पूरी हो जाएगी और निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। एक अहम सवाल, पूरे मामले पर राजनीतिकरण देखिए, पूरे मामले के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। राज्य सरकार क्या कर रही थी? इतने सारे लोग एकत्रित हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया जो आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार को पूरी हेल्प मिलेगी और घायलों को सही इलाज मिलेगा। ये राजनीति का बिल्कुल भी विषय नहीं है। मैं सहमत हूँ कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसमें प्राथमिक रूप से जो आयोजक हैं उनकी गलती तो निकलेगी, लेकिन प्रशासनिक, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, इनके प्रबंध क्या थे, क्या होने चाहिए, कितने प्रबंध किए गए, कितने मौके पे थे, नहीं थे, ये जांच का विषय है और इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, प्रशासनिक रूप से आपराधिक जिम्मेदारी के रूप में जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ देर में हाथरस आ रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है सर, थोड़ा बता दें। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम हाथरस में है अभी, और वो आकर के अस्पताल में जो घायल व्यक्ति हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, कुछ एक मृतक परिवार भी अभी मौजूद है उनसे मिलेंगे, समीक्षा करेंगे, हम लोग को निर्देश देंगे। इतनी अभी तक कार्यक्रम है। इसके अलावा ये एक ऐसी घटना है, मुख्यमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम उनका होगा। घटनास्थल भी जाने का प्रोग्राम है? ये जैसे मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करेंगे उस तरह से होगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उसके हिसाब से हम लोग ने प्रबंध किए हैं। तो आपने सुना, चूंकि मुख्यमंत्री ने इस हादसे के बाद से ही अपने 3 मंत्रियों को घटनास्थल पे भेजा था, 2 बड़े अधिकारियों को भेजा था, जांच कमेटी बना दी, जांच की जा रही है और मंत्री भी अब पूरी अलग अलग जगह पे गए, पूरा जायजा लिया, बात की और कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा जांच में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रूपा जी, आप बता रही थी कि कैसे धर्म के नाम पे कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है और अलग अलग ऐसे कई नाम हमारे सामने हैं और इसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। जी जी,
बिल्कुल राजेश जी, देखिए हमारे देश में जिस तरीके से और धार्मिक, अच्छा, और जरा से भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको हमेशा बड़ा धर्म से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जहां मेरी जानकारी में है कि जिन बाबा ने ये सारी भीड़ इकट्ठी की थी, वो उनके अंदर कोई संत वाली कोई बात नहीं दिखती थी। वो बाकायदा, क्योंकि संत तो खड़ाऊ पहनते हैं या फिर बगैर चप्पल के बैठते हैं, अगर प्रवचन देते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि ये बाकायदा एक आम इंसान की तरह इनका वेशभूषा थी, और इनके ये पहले कहीं पुलिस विभाग में या कहीं थे। लेकिन ऐसा क्या ये माया जाल अपना फैलाते हैं कि लोग इनकी तरफ भागते हैं। और मुझे लगता है बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि बाबाओं के चक्कर में न पड़कर अपने प्रगति के और दूसरे कामों में लगा जाए।